तो व्हेन वी टॉक अबाउट मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, एक होता है एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट प्रेशर, एक होता है गॉज प्रेशर। ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड है, इस कंटेनर में कोई लिक्विड है। ठीक है, इफ सपोज वी टेक अ पॉइंट ए एट अ डेप्थ ऑफ h इनसाइड द लिक्विड, इस ए पॉइंट का प्रेशर क्या है? इस ए पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? ये लिक्विड है h डेप्थ पे, ठीक है ना, यानी ऊपर के सरफेस से h हाइट नीचे, हमने एक पॉइंट ले लिया a, तो ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? वेरी गुड, ए पॉइंट का प्रेशर होगा h रो जी। ये होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। ठीक है, लेकिन इफ यू लुक एट द फैक्ट, क्या इसके ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह होता है, तो मुझे प्रेशर एट ए क्या कहना चाहिए कि प्रेशर एट ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही होगा, साथ में एच रो जी उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। कैन वी से दैट? तो अगर हम किसी भी पॉइंट के प्रेशर को ऐसे मेजर करते हैं जिसमें हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एक्स्ट्रा प्रेशर, है ना, तो देन इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। यानी एब्सोल्यूट प्रेशर होता है इंक्लूडिंग एटमॉस्फेयर प्रेशर, इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी किसी भी पॉइंट का प्रेशर तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्लूड करके बोलो तो फिर वो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है और एच का कॉलम भी लग रहा है। तो अगर मैंने बोला प्रेशर एट ए इज दिस, तो व्हाट वी कैन से इज द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक बात ये भी होती है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर जगह होता है। तो देखा जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करता है, काउंटर बैलेंस कर रहा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह। ठीक है ना, तो मुझे हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा के सिर्फ एक्स्ट्रा प्रेशर की बात करूं, ठीक है ना, कि किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में अगर तुम देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है, तो वो एक्स्ट्रा सिर्फ एच रो जी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दें तो फिर उसको बोलते हैं गॉज प्रेशर। ये होता है एक्सक्लूडिंग एटमॉस्फेयर, एक्सक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब हम अगर रूटीन लाइफ में बात करें ना, तो हमारे लिए गॉज प्रेशर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह होता है, ये तो काउंटर बैलेंस कर रहा होता है चीज़ों को, ये तो काउंटर बैलेंस कर रहा होता है, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम एक बिस्लरी की बॉटल ले लें, बिस्लरी जैसी बॉटल जिसको क्रश किया जा सकता है, ठीक है ना, वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखती है सच। क्यों मेंटेन कर रही है वो अपनी शेप? क्योंकि उसमें बाहर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने तो काउंटर बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब अगर मैंने उसको पकड़ के प्रेस किया तो वो डिफॉर्म हो जाएगी, क्रश हो जाएगी, है ना। तो ये जो क्रश हुई, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? अगर मेरे प्रेस करने से वो क्रश हो रही है, तो कौन, क्या उसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है? क्रश करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो हम कहेंगे जितनी मैंने एक्स्ट्रा फोर्स लगाई है, यानी मैंने जितना प्रेशर उस पर एक्सर्ट किया है वो रिस्पॉन्सिबल है ना क्रश होने के लिए। एटमॉस्फेयर का क्या रोल है? तो क्या इंपॉर्टेंट है मेजर करते टाइम? मैंने जो फोर्स लगाई है वो इंपॉर्टेंट है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इंक्लूड करके चलूं, है ना। कोई जरूरत ही नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर जगह है, हर जगह है तो काउंटर बैलेंस कर रहा है, यानी इसके क्रश होने के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ वही तो फोर्स है जो मैंने लगाई है ना। तो अगर मैं अपनी फोर्स का फोर्स अपॉन एरिया ले रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड एक्सेस फोर्स अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को छोड़ दो, एक्स्ट्रा जो प्रेशर लग रहा है उसको बोलते हैं फिर गॉज प्रेशर, है ना। प्रैक्टिकल रूटीन की बात करें तो गॉज प्रेशर इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कैंसिल आउट कर रहा होता है हर जगह। अब समझ में आई बात? बट कुछ जगहों पे वो कहता है एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ पॉइंट का, तो एब्सोल्यूट ही होता है, फिर ये एटमॉस्फेयर भी ऐड करो फिर एब्सोल्यूट में, तो ठीक है। तो बस ये बात थी एब्सोल्यूट प्रेशर गॉज प्रेशर क्या होता है, यहाँ से हम आगे चल रहे हैं। हाँ, दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, बना लो। लिक्विड जेट रेस्ट या फ्लूइड जेट रेस्ट की बात हो रही है, तो हम अगला टॉपिक लेंगे सरफेस टेंशन। किसी ने नाम सुना है सरफेस टेंशन का? सरफेस टेंशन
ठीक है, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। इट इज द प्रॉपर्टी of a liquid, property of a liquid due to which its free surface, लिक्विड का फ्री सरफेस, फ्री सरफेस हम उसे बोलते हैं जहां पे लिक्विड और एयर का कांटेक्ट होता है। जैसे इस ग्लास में लिक्विड और एयर का कांटेक्ट कहां पर है, अपर लेयर है ना, जहां से एयर कांटेक्ट में आ रही है, उसको बोलते हैं फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है ना, तो ये हम क्या कह रहे हैं, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच इट्स फ्री सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, and tends to occupy minimum surface area, tends to occupy minimum surface area। ठीक है जी, तो जैसे अभी मैं कुछ बोलने वाला था, मैं भूल ही गया। हाँ, इसका जैसे सबसे कॉमन एक एग्जांपल ही होता है लिक्विड की ड्रॉप। लिक्विड की ड्रॉप, किसी ने लिक्विड की ड्रॉप ऐसी शेप की देखी है? किसी ने लिक्विड की ड्रॉप ऐसी शेप की देखी है? देखी है? कैसी देखी है फिर? लिक्विड की ड्रॉप हमेशा स्फेरिकल शेप ही क्यों एक्वायर करती है? आंसर इज सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन ही इसका रीजन है। तुम कोई भी लिक्विड की ड्रॉप लोगे, हमेशा एक स्फेरिकल शेप एक्वायर करने की कोशिश करेगी। उसका रीजन क्या है कि उसका जो मेम्ब्रेन होता है, जो फ्री सरफेस है जहां एयर कांटेक्ट में आ रही है, उसकी टेंडेंसी है मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। और एक रूल होता है कि किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, तो वो अपने आप स्फेरिकल शेप ले लेगी जहां पे सबसे कम एरिया हो। आई बात समझ में? ये भी सरफेस टेंशन का एग्जांपल होता है, व्हाई लिक्विड ड्रॉप्स एक्वायर अ स्फेरिकल शेप। आगे बात समझ में? ठीक है ना, क्यों नहीं टेढ़ी मेढ़ी शेप होती कभी भी, हमेशा एक परफेक्ट, तुम देखोगे परफेक्ट स्फीयर की शेप एक्वायर करने की कोशिश करेगी हमेशा। ठीक है ना, वो तो गिरते टाइम थोड़ी सी ऐसी हो सकती है, वो ग्रेविटी की वजह से हो जाती है। ठीक है ना, थोड़ा इनर्शिया, ऐसी शेप इस वजह से हो जाती है, वरना इसकी टेंडेंसी तो हमेशा स्फीयर की शेप एक्वायर करने की होती है हमेशा। ठीक है ना, क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया स्फेरिकल शेप में ही आएगा। तो ये एक अपने आप इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल शेप में ही क्यों होती है। आगे ना बात समझ में? तो दैट इज वन एग्जांपल। अभी और एग्जांपल्स की बात करेंगे, आगे चलें, एग्जांपल आएंगे। ठीक है, फिर जब हम इसकी स्टडी करते हैं सरफेस टेंशन की, तो देयर आर फ्यू डेफिनेशंस। या डेफिनेशन से पहले चलो एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल की बात कर रहे तो एग्जांपल की बात और कर लेते हैं। ठीक है ना, हमने क्या देखा, सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड हैज अ टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, है ना। तो जब तुम नहा के निकलते हो तो बाल चिपक क्यों जाते हैं आपस में? या पेंट करने वाला जो ब्रश होता है, जब उसको पानी में डालते हैं तो उसके ब्रिसल्स स्प्रेड आउट हो जाते हैं, देखा है ना, ब्रिसल्स दूर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकालते हो वो आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब बाहर निकालते ही ब्रिसल्स आपस में चिपक क्यों जाते हैं? क्या रीजन हो सकता है उसका? हो जाते हैं ना, सबने देखा ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि ब्रिसल्स के बीच में वाटर में डिप करने के बाद जब तुम बाहर निकालते हो तो ब्रिसल्स के बीच में एक वाटर फिल्म, पानी होता है ना थोड़ा थोड़ा, तो एक वाटर फिल्म बन जाती है, और उस वाटर फिल्म की लिक्विड फिल्म एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आएगी, वैसे ही सरफेस टेंशन की वजह से इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। तो कम से कम सरफेस एरिया के चक्कर में आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है ना, टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। आगे ना बात समझ में? तो ये भी इसका एग्जांपल होता है। किसी बग को, मॉस्किटो को पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए देखा है? देखा है, देखा ही होगा। मॉस्किटो, बग वगैरह जो होते हैं पानी के सरफेस पे बैठ के फिर वो फ्लोट करते रहते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो बग हैवियर होगा वाटर से, उसे सिंक हो जाना चाहिए, लेकिन वो फ्लोट कर सकता है। रीजन इज सरफेस टेंशन।
एक बग सरफेस टेंशन की वजह से फ्लोट कर सकता है, ठीक है जी। उसका रीजन वो कैसे, ये बग है, ये इसके लेग्स है, ठीक है ना, ये आराम से वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है। उसका रीजन क्योंकि वाटर का सरफेस एक फ्री एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। तो जब ये इसके ऊपर बैठता है, अब तुम कभी देखना, कभी तुम्हें ऐसा मौका लगे तो देखना इसको ध्यान से कि जहां पे ये बैठा होता है ना, वाटर के सरफेस पे डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, वाटर के सरफेस पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके फीट अंदर क्यों नहीं घुस रहे, क्योंकि स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, अपर लेयर एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर आराम से बैठा हुआ है, ठीक है ना, सरफेस टेंशन की वजह से। फिर यहाँ पे इसके वेट को भी बैलेंस करती है सरफेस टेंशन। अभी हम आगे आगे जैसे पढ़ेंगे तो सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस टेंशन हमेशा सरफेस ऑफ वाटर पे टेंजेंट के लॉन्ग होती है। मैं सरफेस टेंशन का एक काम करता हूँ, एस सिंबल यूज कर लेता हूँ। कुछ बुक्स के अंदर सरफेस टेंशन सिग्मा होता है, कुछ में टी लिखा होता है, तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है। बताओ कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा यूज करो, ऐसे यूज कर लो सरफेस टेंशन के लिए। तो सरफेस टेंशन हमेशा सरफेस पे टेंजेंट के लॉन्ग होती है, ठीक है ना। तो ये डिप्रेशन जो क्रिएट हो गया, इसकी वजह से अगर तुम देखो तो सरफेस टेंशन ऐसे लगेगी टेंजेंट के लॉन्ग, ऐसे लगेगी एंगल के ऊपर। अब मान लो ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, ये एस सरफेस टेंशन लगी, तो सरफेस टेंशन का एक कंपोनेंट एस कॉस थीटा यहाँ आ गया, एस साइन थीटा यहाँ आ गया, आ गया या नहीं आ गया। सेम इसके लिए भी आ गया, एस कॉस थीटा एस साइन थीटा। तो यानी वर्टिकल डायरेक्शन में 2s साइन थीटा का कंपोनेंट आ गया, ये इसके हर फीट के ऊपर आ जाएगा, जो आराम से इसके वेट को बैलेंस कर लेगा। भाई अपने वेट की वजह से भी सिंक नहीं हो रहा, रीजन सरफेस टेंशन के कंपोनेंट आराम से इसके वेट को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो बग कैन इजीली फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। हाँ डूबता नहीं है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से। अगर ये हिलजुल जाए ना थोड़ा सा, तो इसके पास एक ही ऑप्शन होगी, या तो ये उड़ जाए अगर उड़ने वाला है तो, वरना अगर ये हिलजुल गया तो सिंक हो सकता है उस केस में। क्योंकि ये हिलजुल गया ना तो ये क्या है, सरफेस फिल्म को ब्रेक कर देगा उस केस में, ठीक है ना। सरफेस फिल्म ब्रेक होते ही फिर ये डिप हो जाएगा, फिर ये सिंक हो जाएगा उस केस में, क्योंकि इसको बैलेंस ही सरफेस फिल्म कर रही है। एक मेम्ब्रेन के ऊपर बैठा हुआ है ना, इसलिए तो नहीं डूब रहा, वो मेम्ब्रेन बस्ट हो गया तो फिर तो अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये सरफेस टेंशन होती है, ठीक है। एक आयरन नीडल, आयरन इज मच हैवियर देन वाटर, सबको पता है। तो आयरन की नीडल को पानी के ऊपर फ्लोट करा सकते हैं क्या हम, सिंक हो जाएगी। कैसे फ्लोट करेगी, आयरन इज मच हैवियर देन वाटर, रखते ही सिंक हो जाएगी वो तो, लेकिन फ्लोट कराया जा सकता है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से किया जाए तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही फ्लोट कराया जा सकता है जैसे ये फ्लोट कर रहा है, जहाँ पे सरफेस टेंशन बैलेंस करेगी इसको, ठीक है ना। उसके लिए तरीका क्या होता है, एक तो थोड़ी सी इसको ग्रीस लगा देते हैं, ग्रीसिंग से थोड़ा इजीली हो जाएगा ये काम। स्लाइटली इस पे कोई ऑयल या ग्रीस की लेयर लगा के, उसके बाद तुम क्या करो, एक्सपेरिमेंटली अगर करना है, हमें एक्चुअली इस नीडल को वाटर के सरफेस पे ऐसे रखना है कि सरफेस फिल्म बर्स्ट ना हो, ठीक है ना। सरफेस फिल्म बर्स्ट हो गई तो ये सिंक हो जाएगी, फिर कोई नहीं रोकेगा इसको। तो बहुत जेंटली उस पर रखना है, ठीक है ना। अब प्रैक्टिकली बहुत जेंटली रखना पॉसिबल नहीं होता, ये कहीं ना कहीं से ही हो सकता है प्रिक कर दे उसको और ये सिंक हो जाए। तो तरीका क्या होता है, टिश्यू पेपर लो, टिश्यू पेपर के ऊपर नीडल रखो, या टिश्यू पेपर को पहले वाटर पे रख के उसके ऊपर नीडल रख दो, तो ठीक है ना। तो टिश्यू पेपर तो वाटर को एब्जॉर्ब करके हैवी होके अपने आप नीचे चला जाएगा, ये फ्लोट करती रहेगी, ठीक है ना। ये कब फ्लोट करेगी, लेकिन जब सरफेस फिल्म प्रिक नहीं होनी चाहिए, तो उस टाइम बिल्कुल यही चीज हो जाएगी, सरफेस टेंशन के कंपोनेंट्स इसके वेट को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है ना, ये फ्लोट करेगी। तो नीडल कैन फ्लोट ऑन वाटर, मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तुम एक चीज बताऊं, घर पे करके देख सकते हो, सरफेस टेंशन का एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बड़े आराम से, ये भी कर सकते हो ऐसे नीडल वाला भी, ठीक है ना। वो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, पानी लो, उससे पहले चलो तुम्हें एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा उसके बारे में। सरफेस टेंशन जो होती है वो एक प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की, जैसे वाटर की भी प्रॉपर्टी है अपने आप में, सरफेस टेंशन वाटर की, कोई और लिक्विड होगा उसके लिए अपनी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। मतलब इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है।
अब सरफेस टेंशन की वैल्यू किन किन फैक्टर से ऑल्टर होती है, ठीक है ना। बिफोर वी गो इनटू द अदर डिटेल हम इस बारे में बात कर लेते हैं, सरफेस टेंशन की वैल्यू किन किन चीज़ों से ऑल्टर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो मेजर फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 इम्प्योरिटी, यानी वाटर में अगर तुम किसी भी तरह की इम्प्योरिटी डालोगे तो सरफेस टेंशन रिड्यूस होती है इससे। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट डिसॉल्व कर दो, है ना, या फिर डिटर्जेंट सोप डाल दो, सोप से भी सरफेस टेंशन बहुत रिड्यूस हो जाती है, ठीक है ना। तो इन जनरल इम्प्योरिटी रिड्यूसेस सरफेस टेंशन, ठीक है। एंड सेकंड टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना हाई होगा सरफेस टेंशन उतनी कम हो जाएगी। टेम्परेचर ऑल्सो रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। ये दो मेजर फैक्टर होते हैं जो सरफेस टेंशन को ऑल्टर करते हैं, ठीक है। फिर इसके नीचे लिख लो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और होती है। तो इम्प्योरिटी एक तो रिड्यूसेस सरफेस टेंशन, टेम्परेचर ऑल्सो रिड्यूसेस सरफेस टेंशन, और फिर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन की, अ सब्सटेंस या स्लैश डाल के लिक्विड, कुछ भी है, सब्सटेंस या लिक्विड स्प्रेड्स ऑन द अदर सरफेस, a substance or a liquid can spread over the other surface only, a substance can spread over the other surface only if its surface tension is low, if its surface tension is lower than the other surface या lower than the other substance। लोअर देन द अदर सब्सटेंस या अदर सरफेस कह सकते हो तुम इसको। यानी कोई भी चीज स्प्रेड कब होती है, ठीक है ना। तो आंसर है स्प्रेड हमेशा वही चीज होती है जिसकी सरफेस टेंशन कम हो, ठीक है। सरफेस टेंशन कहीं ना कहीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंडेंट होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो मॉलिक्यूल्स आपस में लगाते हैं, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन लिक्विड्स की ही नहीं होती, वैसे तो सरफेसेस की भी होती है, सॉलिड सरफेस की भी होती है, उनमें भी होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है ना। तो कोई भी चीज स्प्रेड तभी होती है जब उसकी सरफेस टेंशन कम होगी दूसरे से, हमेशा कम सरफेस टेंशन वाली चीज स्प्रेड होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पानी को यहाँ गिरा दें तो ये वाटर स्प्रेड हो जाएगा, है ना। क्यों स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि वाटर की सरफेस टेंशन कम होती है नॉर्मल सरफेसेस से। आ रही बात समझ में। लेकिन अगर यहीं पे ऑयल लगा दिया जाए तो अच्छे से एक ऑयल की फिल्म या ग्रीसिंग कर दे सरफेस के ऊपर, फिर तुम पानी गिराओ, वाटर इकट्ठा रहेगा, इकट्ठा हुआ रहेगा, वो ऐसे स्प्रेड नहीं हो जाएगा उस टाइम। आ रही बात समझ में, ठीक है। और एग्जांपल दूं, एग्जांपल के लिए तुम लिख ही सकते हो इसको एज ए एग्जांपल, ऑयल स्प्रेड्स ऑन कोल्ड वाटर, ऑयल स्प्रेड्स ऑन कोल्ड वाटर बट नॉट ऑन हॉट वाटर। Oil spreads on cold water लेकिन not on hot water। अब ये तुम करके भी देख सकते हो, ये वाली चीज भी करके देख सकते हो तुम, ठीक है ना। ये क्या होती है, तुम एक सिंपल कटोरी में पानी ले लो, है ना, थोड़ा सा पानी ले लो, उसके ऊपर कोई भी ऑयल, वो मस्टर्ड ऑयल भी हो सकता है, वो कोई भी तुम्हारा कुकिंग ऑयल भी हो सकता है, उस ऑयल की एक छोटी सी ड्रॉप डाल दो नॉर्मल वाटर के ऊपर, टैप वाटर सिंपल, ठीक है ना। तो वो ड्रॉप डालोगे ना, तुम देखोगे वो ऑयल स्प्रेड हो जाएगा, उसमें कलर्स भी दिखते हैं, देखें कभी किसी ने, पानी के ऊपर ऑयल गिर जाए तो कलर दिखते हैं उसमें, रेनबो जैसे, ठीक है जी, ठीक है। तो ऑयल कोल्ड वाटर में स्प्रेड हो जाता है क्योंकि, क्या रीजन देंगे, क्योंकि ऑयल की सरफेस टेंशन वाटर से कम होती है, और हमेशा वही चीज स्प्रेड होती है जो कम सरफेस टेंशन वाली होती है, ठीक है ना। ऑयल स्प्रेड्स ऑन कोल्ड वाटर क्योंकि ऑयल हैज लेस सरफेस टेंशन एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। ये एक्सपेरिमेंट उल्टा करें, सेम एक्सपेरिमेंट उल्टा करें, कटोरी में ले लेते हैं ऑयल,
उस पर डालते हैं वाटर की ड्रॉप, तो तुम्हें क्या लगता है ऑयल के ऊपर पानी डालने से क्या वो स्प्रेड हो जाता है या ड्रॉप ही बनी रहती है, इधर उधर लुढ़कती रहती है ड्रॉप? वो ड्रॉप ही बनी रहेगी, क्योंकि वाटर की सरफेस टेंशन ज़्यादा है और ज़्यादा सरफेस टेंशन वाला अपने से कम सरफेस टेंशन वाले के ऊपर स्प्रेड नहीं होता। ठीक है ना? तो नॉर्मल वाटर ऑयल के ऊपर तुम डालोगे और ड्रॉप सी बनी रहेगी। जैसे मैं बता रहा था कि ऑयल की अगर लेयर बना दो तो फिर वो वाटर स्प्रेड नहीं होगा उसके ऊपर, क्योंकि स्प्रेड वही होता है जिसकी कम सरफेस टेंशन होती है दूसरे के कंपैरिजन में। आगे बात समझ में? इन कंट्रास्ट पानी को थोड़ा सा गर्म कर दें, इवन तुम जैसे नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर भी होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर भी वाटर का राइज होगा ना, तो हॉट वाटर में सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगी, हॉट वाटर की सरफेस टेंशन कम होती है। अब ये एक्सपेरिमेंट उल्टा हो जाएगा, ऑयल हॉट वाटर पे स्प्रेड नहीं होगा, क्योंकि ऑयल की सरफेस टेंशन जो है, अब हॉट वाटर वैसे वो थी लेस देन कोल्ड वाटर ऑयल की, लेकिन हॉट वाटर में हॉट वाटर की और कम होगी इससे भी। ठीक है ना? हॉट वाटर की सरफेस टेंशन इज इवन लेसर देन ऑयल, तो हॉट वाटर के ऊपर ऑयल डाल के देखो ड्रॉप बनी रहेगी, स्प्रेड नहीं होगी। ठीक है ना? ये जो कुकिंग करते हैं उन्होंने कभी कभी देखा भी होगा ऐसा। और वैसे एग्जांपल लेते हैं, जो पैन होता है कुकिंग पैन, फ्राइंग पैन टाइप, ठीक है ना? नॉर्मल फ्राइंग पैन पे पानी डालोगे तो क्या होगा? थोड़ा सा पानी डाल दो उस पर, हल्का सा स्प्रेड हो जाएगा उसके ऊपर, है ना? उसी पैन को तुम थोड़ा सा गर्म करके उस पर ऑयल डाल के पानी डाल के देखो, ड्रॉप बनी रहेंगी, ड्रॉप जंप करती रहेंगी उसके ऊपर। देखा है? उस पर ड्रॉप डालो तो वो ड्रॉप सी जंप करती रहेंगी, वो स्प्रेड नहीं होएगा। रीज़न, हॉट पैन जो है, हॉट पैन की सरफेस टेंशन कम है, हॉट होने से सरफेस टेंशन कम हो गई। ऐसे में वाटर की सरफेस टेंशन ज़्यादा है और ज़्यादा सरफेस टेंशन वाला थोड़ी स्प्रेड होता है। तो हॉट पैन के ऊपर पानी डाल के देखना, ड्रॉप ही घूमती रहेंगी पैन के ऊपर, स्प्रेड नहीं होगा वो। देखा होगा मेरे ख्याल, अगर कभी तुमने ध्यान दिया हो तो। ठीक है? तो ये भी एक सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है। इनके ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड। ठीक है? क्लींजिंग एक्शन इज बेटर विद डिटर्जेंट, सोप या डिटर्जेंट से क्लींजिंग एक्शन बेटर क्यों हो जाता है? नॉर्मल पानी में क्यों नहीं धुलते कपड़े बिना कुछ डाले उसमें? क्या सोप क्या होते हैं? मिसेल्स कहते हैं उनको, मिसेल्स, मिलाई नहीं, अच्छा हो सकता है कहते हो, वो मिसेल्स कहते हैं जो तुम वर्ड यूज कर रहे हो। ओके, चलो ठीक है, 10th में होता था लेकिन मेरे ख्याल अब वो कटा हुआ है कोर्स में से। तो एक होता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है ना? कि सोप के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सोप के मॉलिक्यूल्स डर्ट के साथ अटैचमेंट कर लेते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो अटैच हो जाते हैं तो दे कैन इजीली टेक इट आउट। बात समझ आ गई? लेकिन उस अटैचमेंट के लिए भी एक प्रॉपर्टी की बहुत ज़रूरत है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, वो वर्ड्स वहीं यूज होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इस प्रॉपर्टी की भी बहुत ज़रूरत है कि सरफेस टेंशन कम होनी चाहिए। होता क्या है, नॉर्मल वाटर बिल्कुल नॉर्मल वाटर से क्लींजिंग क्यों नहीं होती? ठीक है ना? उसका रीज़न ये होता है, नॉर्मल वाटर की सरफेस टेंशन हायर होती है, ऑयल की कम होती है। यही तुम कह रहे थे कि ऑयल की सरफेस टेंशन कम होती है, कोल्ड वाटर की ज़्यादा होती है। तो मोस्टली जो डर्ट होती है हमारी, या डर्ट या जो भी स्टेन्स होते हैं, हम उनको मान के चलते हैं इन जनरल ऑयली स्टेन्स है। अगर वो ऑयल की वजह से नहीं भी होते ना, तो भी तुम्हारे ज़्यादातर स्टेन्स में कुछ ना कुछ ऑयल का अमाउंट होता है। ठीक है ना? तो ज़्यादातर स्टेन्स ऑयली स्टेन्स होते हैं। अब ऑयली स्टेन, ऑयल के ऊपर तो कोल्ड वाटर स्प्रेड ही नहीं होगा। अगर वो उस पर स्प्रेड नहीं होगा, ड्रॉप बन के इधर उधर नाचता रहेगा, तो वो कॉन्टैक्ट ही नहीं बनाएगा उसके साथ। कॉन्टैक्ट नहीं बनाएगा तो उसको रिमूव कैसे करेगा? बात समझ आ गई? तो इसलिए नॉर्मल वाटर में क्लीनिंग नहीं होती, क्लींजिंग नहीं होती। डिटर्जेंट डालने से या सोप डालने से क्या होता है, सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाती है। वाटर की सरफेस टेंशन रिड्यूस हो गई, एक बार इसकी सरफेस टेंशन रिड्यूस हो गई तो अब ये ऑयली डर्ट के साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, अभी उसके ऊपर भी स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि सरफेस टेंशन कम हो गई ना डिटर्जेंट डालने से। अब उसके ऊपर स्प्रेड होके आराम से उसको अटैच करके जो मिसल फॉर्मेशन होती है वो इजीली हो सकती है। तो यहाँ पे भी सरफेस टेंशन का रोल है। और अगर ये वाटर को थोड़ा सा ल्यूकवार्म कर दिया जाए, तो थोड़ा गर्म कर दिया जाए, तो और अच्छा क्लींजिंग एक्शन होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन इज फर्दर रिड्यूस्ड। ठीक है ना? तो ये सारी बातें सरफेस टेंशन पे भी डिपेंडेंट होती है। तो इससे हमें एक बात पता चली, डिटर्जेंट से सरफेस टेंशन कम हो जाती है। ठीक है? और सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी है जो चीज़ों को स्ट्रेच करती है चारों तरफ से। अब एक और एक्सपेरिमेंट बताऊँ घर के लिए, इसको तो कॉपी कर देता हूँ मैं इतनी देर। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस।
इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो कुछ डेफिनेशंस भी यूज होती हैं। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इसमें तुम्हारी एक तो एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स सबको पता है क्या होती हैं। एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ये दोनों ही एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेस दो तरह की होती हैं, एक एडहेसिव फोर्स होती है, कोहेसिव फोर्स होती है। कोई बताएगा क्या होती है? एडहेसिव कौन सी होती है, कोहेसिव कौन सी होती हैं? फ्रिक्शन के टाइम पे भी इनका वैसे रेफरेंस आता है थोड़ा बहुत, बट इतना भी नहीं आता, हो सकता है ना भी किया हो। नहीं पता मतलब मान के चले, नहीं पता। तो दोनों क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पहले कोहेसिव लिख देता हूं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है उसे कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, पता है तुम्हें बात? वाटर के मॉलिक्यूल वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, तो वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल में जो फोर्स है वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हो गए ना, तो उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है उसे कोहेसिव बोलते हैं। ठीक है? जबकि डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे ये ग्लास का कंटेनर इस वाटर को अट्रैक्ट करेगा, तो एक तरफ ग्लास का कंटेनर है, दूसरी तरफ वाटर है, तो ग्लास के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो फिर एडहेसिव है। आगे बात समझ में? डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स में फोर्स को एडहेसिव बोलते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन डिसिमिलर या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब नॉट ऑफ सेम मटेरियल। ठीक है ना? बात समझ आ गई एडहेसिव कोहेसिव? तो तुम्हें क्या लगता है सरफेस टेंशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कोहेसिव क्या एडहेसिव? कोहेसिव। क्योंकि सरफेस टेंशन किस में है? लिक्विड के सरफेस में। तो लिक्विड के सरफेस पे मॉलिक्यूल्स तो लिक्विड के खुद के ही होंगे, कोई और थोड़ी आ रहा है वहां पे, है ना? तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पे, लिक्विड के सरफेस पे सरफेस टेंशन है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उनकी आपस की फोर्स है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की आपस की फोर्स यानी कोहेसिव फोर्स। ठीक है ना? एडहेशन तो कोई बाहर की चीज करेगी। ठीक है? खैर इस चैप्टर में सरफेस टेंशन इज मोर अबाउट कोहेसिव फोर्स ओनली, उसका भी हालांकि रोल आएगा, ऐसी बात नहीं है। मॉलिक्यूलर रेंज अगली डेफिनेशन। मॉलिक्यूलर रेंज, देखो भाई हमने अभी भी बात करी कि मॉलिक्यूल के मतलब किसी भी चीज के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। कौन सी फोर्स हुई है? कोहेसिव। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल वाटर पे फोर्स लगाएंगे। तो तुम्हें क्या लग रहा है, अब ये एक मॉलिक्यूल है, क्या ये यहाँ के मॉलिक्यूल भी फोर्स लगाएगा? इतनी दूर लगाएगा? नॉर्मली होता क्या है, ये अपने कुछ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स पे तो फोर्स लगाएंगे। कैन वी से एक लिमिट है, उसके बाद बहुत दूर के मॉलिक्यूल पे थोड़ी फोर्स लगाएगा, है ना? और वो रेंज भी बहुत छोटी सी होती है कंपैरेटिवली देखा जाए तो एक मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट अ फोर्स अप टू सर्टेन लिमिट ओनली। तो जहां तक ये फोर्स लगा सकता है उसे मॉलिक्यूलर रेंज बोलेंगे। मान लो कोई सपोज 1 नैनोमीटर तक ही लगा सकता है, छोटा सा डिस्टेंस है ना, तो उसकी मॉलिक्यूलर रेंज है। उससे बाहर कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसको ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। बात समझ कि नहीं आई? तो मॉलिक्यूलर रेंज क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच a molecule can exert इंटरमॉलिक्यूलर या कोहेसिव, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑन अदर मॉलिक्यूल्स। तो एक लिमिट तक ही होगा, बहुत दूर दूर तक तो होगा नहीं। ठीक है ना? तो वर्ड क्या यूज किया हमने? मॉलिक्यूलर रेंज। इसी से रिलेटेड वर्ड है
स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। हमने देखा ये एक मॉलिक्यूल है, इसकी मॉलिक्यूलर रेंज ये यानी इतनी दूर तक की रेंज में जो भी मॉलिक्यूल आएगा उस पर फोर्स लगा सकता है ना। तो इतनी दूर ये यहाँ भी लगा सकता है, इतनी दूर यहाँ भी लगा सकता है, इतनी दूर यहाँ भी लगा सकता है, हर तरफ नहीं लगा सकता उतनी इतनी दूर। ठीक है, 3 डायमेंशन में देखें तो ये एक स्फीयर बन जाएगा, यानी एक मॉलिक्यूल अपने आसपास के एक रेंज के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स लगा सकता है, तो ये एक स्फीयर बन गया। इसको बोलते हैं इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? इट इज एन इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। इसकी रेडियस मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर ही तो है, ठीक है ना। तो इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज, बस इतना ही लिख लो, बाकी तो जरूरत नहीं है इसमें। इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। मीनिंग समझ में आ गया ना इस बात का? देन एक डेफिनेशन लिख सकते हो सरफेस फिल्म। ये वर्ड हम अभी कई बार यूज भी कर चुके हैं। सरफेस फिल्म क्या होती है? या फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, यही तो सरफेस फिल्म है जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड, या लेयर ऑफ लिक्विड ऑन फ्री सरफेस, लेयर ऑफ लिक्विड ऑन फ्री सरफेस। मैंने चेंज कर दी लैंग्वेज। तो इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड, जो ऐसे लिख रहा है वो ऐसे लिख लो। और दूसरा क्या बोला था मैंने, वो भूल गया मैं। इट इज अ लेयर ऑफ लिक्विड ऑन फ्री सरफेस हैविंग थिकनेस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। तो इसकी भी थिकनेस मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल ही होती है। यही वो फिल्म है जो मेनली सरफेस टेंशन शो करती है, इसी में तो होती है वो सरफेस टेंशन वाला कॉन्सेप्ट, हैविंग थिकनेस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। तो ये भी जो सरफेस फिल्म है मॉलिक्यूलर रेंज की थिकनेस की होती है। हालांकि इट इज जस्ट यू कैन से, मैं बेकार की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पे ऐसे देखने में ना मुझे लग रहा है इसके ऊपर एक सरफेस फिल्म बनी हुई है, बट एक्चुअली मॉलिक्यूलर रेंज इतनी छोटी होती है दिखाई नहीं देगी। बट कैन यू सी, देख सकते हो इसके अंदर एक, ऐसा नहीं लगता एक फिल्म सी बनी हुई है, बट एक्चुअली ये फैक्ट नहीं है। इट इज नॉट द सरफेस फिल्म, ठीक है ना। ये किसी और वजह से होती है, क्योंकि ये इतनी छोटी है कि हमें दिखाई नहीं देगी। मॉलिक्यूलर रेंज, ठीक है। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, इसके लिए रीड बुक, तुम्हारे पास जो भी बुक है उसमें तो तुम्हें मॉलिक्यूलर थ्योरी मिल जाएगी। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा, स्टोरी लिखनी पड़ेगी, वरना चांसेस बहुत कम होते हैं कि कोई इसमें से क्वेश्चन पूछे, लेकिन समझ में आना चाहिए, क्योंकि देन ओनली वी कैन प्रोसीड। क्योंकि कुछ जगहों पे इनका यूज होता है इन बातों का, डायरेक्ट कोई नहीं पूछेगा, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि पेपर के लिए तुम्हें याद करना है इसमें कुछ, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा इसमें, तो रीड बुक कर सकते हो इसके लिए, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। मतलब यहाँ पे हम थोड़ा सा ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ये सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट होता ही क्यों है, या प्रॉब्लम ये मतलब या ये प्रॉपर्टी आती क्यों है, ठीक है। तो ये एक लिक्विड है, ये लिक्विड की सरफेस फिल्म है, तो बहुत छोटी होती है मॉलिक्यूलर रेंज, बट दिखाने के लिए तो बड़ी बना दूं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर रेंज है, मतलब आई मीन मॉलिक्यूलर रेंज की थिकनेस वाली सरफेस फिल्म है, ठीक है जी। अब अगर हम एक मॉलिक्यूल लें वेल इनसाइड द लिक्विड, तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसे आएगा, है ना। तो कैन वी से इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हर तरफ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मोर और लेस इक्वल नंबर मॉलिक्यूल नहीं है हर जगह, सेम ही तो है, इधर भी ऊपर भी नीचे भी। तो यानी जो इस पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लग रही होगी वो बैलेंस हो रही होंगी हर जगह से। ये है लिक्विड एट रेस्ट, क्योंकि फिर वही बात होगी, प्रॉपर्टी लिक्विड एट रेस्ट की होती है। तो रेस्ट का लिक्विड जिसमें मॉलिक्यूल्स को भी मान के चलेंगे रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहे, है ना। तो ये तो मूव नहीं कर रहा क्योंकि बैलेंस है, हर तरफ से फोर्सेस बैलेंस हो रही है। कोई दिक्कत है इसे, कोई टेंशन है इसे, आराम से रह सकता है ना, ठीक है ना। टेंशन किसे होगी? अगर हम एक मॉलिक्यूल
अगर हम एक मॉलिक्यूल इसकी टॉप मोस्ट उस पे ले, मतलब ये लोअर पॉइंट ऑफ सरफेस फिल्म, तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसा बनेगा? इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसा बनेगा, है ना, क्योंकि रेडियस तो मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल ही होती है ना, वो इसकी थिकनेस भी है। तो इसका भी अगर देखा जाए तो सारा लिक्विड के अंदर ही है, तो हर तरफ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसको भी, इसे भी कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस है ये भी। ऊपर जितने मॉलिक्यूल हैं नीचे भी उतने मॉलिक्यूल है ना, दोनों तरफ, हर तरफ से इक्वल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसका भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरा लिक्विड के अंदर ही बन गया। अपर लेयर भी तो लिक्विड का ही पार्ट है, वो कोई अलग चीज थोड़ी है ना, तो लिक्विड के अंदर अंदर ही बन गया इसका भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम किसको होने वाली है? प्रॉब्लम उसको होने वाली है जो मॉलिक्यूल यहाँ पर है। अब यार क्या कर दिया मैंने कलर्स को, चलो यही ले लेता हूँ। प्रॉब्लम उसको होने वाली है जो यहाँ पर है ना, अपर लेयर में है, क्योंकि इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसे बनेगा। अब इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थोड़ा सा बाहर निकल गया, इसका मतलब ऊपर तो एयर आ गई, वहां तो थोड़ी है वाटर के मॉलिक्यूल्स, एयर में नहीं है ना वाटर के मॉलिक्यूल्स। सो कैन वी से यहाँ पे नीचे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मोर एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स अबव, ऐसा है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फोर्सेस इसके ऊपर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी, क्योंकि ऊपर इतने मॉलिक्यूल ही नहीं है जो इसको बैलेंस कर सके। ऊपर से कम फोर्स, ऊपर कम मॉलिक्यूल है तो वो कम फोर्स लगा रहे हैं, नीचे ज़्यादा मॉलिक्यूल है इसके, वो ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। तो इसके अंदर एक टेंडेंसी डेवलप हो रही है टू डिप, है कि नहीं है टेंडेंसी इसके अंदर, है कि नहीं इसमें? तो देयर इज अ टेंडेंसी कि ये नीचे चला जाए, क्योंकि इस पर एक नेट फोर्स लग रही है डाउनवर्ड। और सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम उनको आएगी जो बिल्कुल अपर सरफेस पे बैठे हैं, क्योंकि उनका तो आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बिल्कुल ही बाहर है, तो उनके तो सारे मॉलिक्यूल ही नीचे की तरफ है वाटर के, तो वाटर के मॉलिक्यूल इसको अच्छा खासा नीचे की तरफ पुल कर रहे होंगे, है ना। यानी कि सिंपल उसमें बात करें तो ये तो आराम से बैठे हैं, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन किसे हो रही है? टेंशन उन्हें हो रही है जो आराम से नहीं बैठ सकते, जिनके ऊपर नेट फोर्स आ रही है, ठीक है ना। ये नेट फोर्स क्या करना चाह रही है? ये नेट फोर्स इनको कह रही है गो डाउन, ये तो कह रही है मूविंग टू द लिक्विड। लेकिन अगर ये लिक्विड के अंदर चले गए तो उससे लिक्विड एट रेस्ट वाली कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर ये लिक्विड रेस्ट पे नहीं रहेगा, फिर तो मोशन में आ जाएगी मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स में मोशन आ गई तो ये लिक्विड एट रेस्ट नहीं है फिर उस केस में। तो सारी बातों को कैसे बैलेंस करें? अब इन सारी बातों का बैलेंस कैसे हो? जो सरफेस फिल्म के मॉलिक्यूल्स हैं, पर्टिकुलरली जो सरफेस फिल्म के अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, उनको कोई ना कोई नीचे पुल कर रहा है ना। कौन पुल कर रहा है? कोहेसिव फोर्स, वो उनको नीचे पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे कैन नॉट मूव, क्योंकि मूव करेंगे तो फिर लिक्विड एट रेस्ट की कंडीशन खराब हो जाएगी। तो ये भी नहीं चाहते कि लिक्विड एट रेस्ट ना रहे, तो अब क्या करें? तो इसका क्या इलाज है? तो एक्चुअली इस बात का ये इलाज है कि इस चीज को बैलेंस करने के लिए लिक्विड का अपर सरफेस एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा, और वो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको नीचे नहीं जाने देगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, इट हैज टू बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। ये इसकी मॉलिक्यूलर थ्योरी है, ठीक है ना, कि अदरवाइज मॉलिक्यूल से मोशन आ जाएगी अगर ऐसा नहीं हुआ तो, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव नहीं किया तो। कहानी समझ में आई? तो एक लाइन जस्ट लिख लो, एक लाइन लिख लो बस इसके ऊपर। द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस फिल्म molecules in the surface film are in the state of dynamic equilibrium, जहाँ पे नेट फोर्स आ रही होती है लेकिन फिर भी कोई मूव नहीं कर सकता, उसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है ना। तो आर इन द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। और जब कोई चीज डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती है ना, उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, जब कोई चीज डायनामिक उसमें होती है इक्विलिब्रियम में, तो उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, उसकी एनर्जी हाई होती है। तो दे हैव हाई एनर्जी, यहाँ पे ये भी डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड हैज हाई एनर्जी, ऐड कर लो इसे भी, एंड हैज हाई एनर्जी। यानी ये जो मॉलिक्यूल हैं अपर सरफेस वाले, चुपचाप नहीं बैठे, शांति से नहीं बैठे, इनके साथ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम की वजह से हम इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल नहीं है इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो इस वजह से इनकी एनर्जी भी हाई होती है, फिर इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी हाई होती है, ठीक है।
So to maintain the equilibrium, ब्रैकेट में चाहो तो ऐड कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए कि टू स्टॉप दीज मॉलिक्यूल्स टू गो फ्रॉम गोइंग डाउन, टू स्टॉप दीज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम गोइंग डाउन, वही हो गया टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम का मीनिंग यही होता है ना कि टू स्टॉप द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम गोइंग डाउन। ब्रैकेट बंद कर दो इसको, तो उसी लाइन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, द अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड या द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड behaves like a stretched membrane. Behaves like a stretched membrane and tends to acquire minimum surface area, जिसके ब्रैकेट में लिख लो टू हैव मिनिमम एनर्जी। ये जो मैंने बातें बोली है ना, ये इनका फिजिक्स में अपना सिग्निफिकेंस होता है। सरफेस टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस एनर्जी so it is defined as the work done in forming a liquid surface, किसी लिक्विड सरफेस को बनाना है हमें, तो वर्क डन इन फॉर्मिंग अ लिक्विड सरफेस, फॉर्मिंग की जगह तुम यहाँ पे वर्ड चेंजिंग भी लिख सकते हो स्लैश डाल के, फॉर्मिंग या चेंजिंग द लिक्विड सरफेस पर यूनिट एरिया, थोड़ी सी सुनने में एक बार डिफिकल्ट सी लगती है टर्म। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन फॉर्मिंग अ लिक्विड सरफेस, या ऐसे कह लो चेंजिंग द लिक्विड सरफेस, सरफेस पे तुम कुछ चेंज कर रहे हो, ठीक है, पर यूनिट एरिया। यानी कि सरफेस एनर्जी इज वर्क डन पर यूनिट एरिया, ऐसे कहते हैं पर यूनिट डेल्टा ए कह दो, क्योंकि चेंजिंग एरिया होता है ना, तो चेंजिंग एरिया केस में डेल्टा ए भी कह सकते हैं। अब क्या मतलब हुआ इस बात का, अजीब सी डेफिनेशन है। अगर यहाँ से यूनिट देखी जाए तो इसकी यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए, वर्क डन जूल, एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन भी होता है, इस चीज को हम, क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है चीज, काम आएगी। तुमने देखा इस चैप्टर के अंदर अभी तक सारी कहानियां सिर्फ कहानियां ही हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है, सब कुछ थ्योरेटिकल चल रहा है, अभी तक मैथमेटिकल ज़्यादा कुछ नहीं आया है। थोड़ी बहुत आएगी खैर मैथमेटिकल चीज़ें, अब थोड़ी सी आनी शुरू हुई हैं। तो देखो सरफेस एनर्जी को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक छोटे साइज का, ये तो काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा तुम्हें, छोटा सा एक 3 साइडेड फ्रेम लेंगे, थिन मेटल का बना हुआ, और इसकी 4th साइड स्लाइडर होगी। स्लाइडर का मतलब इसको हम इधर उधर स्लाइड कर सकते हैं इसके ऊपर। आई बात समझ में क्या बनाया ये मैंने, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वो होता है ना सोप सॉल्यूशन में डिप करके सोप बबल जोड़ते हैं, देखे होंगे सब, नहीं है ना, ये कुछ उसके जैसा मान लो, लेकिन वो ज़्यादातर सर्कुलर या इस तरह की शेप का होता है, ये हमने थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब हमने इसको सोप सॉल्यूशन में डिप किया, हाँ जी भाई साहब, सोप सॉल्यूशन में डिप किया, सोप सॉल्यूशन में डिप करके यहाँ पे बन गई एक सोप फिल्म। सोप फिल्म बन जाती है ना सोप में डिप करके, देखी है ना सबने फिल्म, उसी के ऊपर तो थोड़ा सा हम ब्लो करते हैं तो फिर वो बलून बन जाता है ना। तो ये हमने सोप फिल्म बना दी, ठीक है। जैसे ये सोप फिल्म बनेगी, ये एक लिक्विड की फिल्म हो गई,
इस पे आ जाएगी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इसको टेंजेंशियली पुल करेगी, इस वायर ए बी को, जो स्लाइडर वाली वायर है। अब ये वायर अगर मैंने फ्री छोड़ दी, इसको थोड़ा सा मुझे होल्ड करके रखना पड़ेगा वरना ये कोलैप्स हो जाएगा उधर, क्योंकि सरफेस टेंशन का काम क्या है, टेंजेंशियली पुल करना। तो सरफेस टेंशन इस वायर को पुल करेगी इनवर्ड्स। कुछ आई समझ बात? ठीक है, तो सरफेस टेंशन इसको पुल कर रही है अंदर की तरफ। अब हमें क्या करना है, हमें बहुत जेंटली इसको पकड़ के ना थोड़ा बाहर की तरफ खींचना है, क्योंकि मैं इस डेफिनेशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्क डन इन फॉर्मिंग या चेंजिंग अ लिक्विड सरफेस। ठीक है ना, तो मैं लिक्विड के सरफेस को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ये तो सरफेस फिल्म खुद ही बन गई ना डिप करके, अब मैं उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत जेंटली पुश करना पड़ेगा वरना बर्स्ट हो जाएगी, बट बहुत हल्का सा अगर तुम इसको पुश करोगे तो ये बढ़ जाएगी। बिना बर्स्ट किए इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। बात को समझ में आई है नहीं आई? तो हम क्या करेंगे, वी पुल इट आउट मे बी बाय अ डिस्टेंस ऑफ x। हमने इस फिल्म को बाहर की तरफ पुल करके एक्स्ट्रा फिल्म क्रिएट कर दी इतने रीजन के अंदर, है ना, एक्स्ट्रा फिल्म आ गई है। समझ में कुछ आया कि नहीं आया? तो बना लो इसको, लिख लो एक लाइन इसके ऊपर। ये सरफेस एनर्जी का टॉपिक चल रहा है, हम सरफेस एनर्जी ही कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे सोप फिल्म लिख लो, इसी में लिख लो, फिगर में ही, ज़्यादा कहानियाँ क्या लिखनी है। यहाँ पे सोप फिल्म मेंशन करके इसको सोप फिल्म, ठीक है ना। तो व्हेन ए बी इज पुल्ड आउटवर्ड्स, बस सीधा स्टार्ट यहीं से करो। व्हेन ए बी इज पुल्ड टुवर्ड्स राइट, आउटवर्ड्स वर्ड समझ में नहीं आता यहाँ पे। तो व्हेन ए बी इज पुल्ड टुवर्ड्स राइट बाय अ डिस्टेंस x, है ना, x डिस्टेंस, इसको हमने राइट की तरफ पुल किया है। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? कैन यू इमेजिन द सिचुएशन कि क्या हो रहा है यहाँ पर? ठीक है ना। तो व्हेन इट इज पुल्ड आउट बाय अ डिस्टेंस x, द वर्क डन, वर्क डन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही होता है फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट x हुई है ना इसकी, इसलिए x ले लिया मैंने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। अब फोर्स, फोर्स कैसे आएगी? हमने कहा सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स क्या होनी चाहिए, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। ठीक है, तो फोर्स क्या होनी चाहिए, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। लेकिन खास बात यह है, लेंथ 2l ली जाएगी। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है टू अंडरस्टैंड कि लेंथ यहाँ पे 2l क्यों ली जाएगी। उसका रीज़न होता है टू फ्री सरफेसेस ऑफ सोप फिल्म। देखो, अगर मैं इस लिक्विड की बात करता हूँ तो इस लिक्विड में एयर कहाँ कांटेक्ट में है? हम कहेंगे ऊपर ऊपर, सिर्फ ऊपर से तो एयर है, या साइडों में भी एयर कांटेक्ट में है इसके? हाँ, तो यहाँ पे हम कहेंगे देयर इज ओनली वन सरफेस, इसका सिर्फ अपर सरफेस है जहाँ पे एयर कांटेक्ट में है। लेकिन अगर तुमने ऐसी एक रिंग में डिप करके जब सोप फिल्म बनाई तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है एयर इस साइड से भी कांटेक्ट में, इस साइड से भी कांटेक्ट में है? सोप फिल्म के तो दोनों तरफ एयर होती है। एक सोप बबल के अंदर क्या होता है, बबल जो उड़ा उसके अंदर क्या होता है, क्या होता है उसके अंदर, क्या होता है, एयर होती है। उसके बाहर क्या होता है, तो दोनों तरफ से एयर कांटेक्ट में है, उसे बोलते हैं टू फ्री सरफेसेस, जहाँ दोनों तरफ से एयर कांटेक्ट में है। तो इसके भी तो इस साइड से भी एयर कांटेक्ट में हो, ऑब्वियसली इसकी दूसरी साइड से भी कुछ थोड़ी है वहाँ पे, वहाँ भी एयर कांटेक्ट में ही होगी, तो इसको बोलते हैं टू फ्री सरफेसेस। तो ये भी हमें पता होना चाहिए ये टू फ्री सरफेस और सिंगल सरफेस का क्या मतलब होता है, आगे आगे कई जगह काम आएगी ये वाली बात। तो यहाँ पे टू फ्री सरफेसेस होती हैं सोप फिल्म की, इसलिए हमने लेंथ को डबल कर लिया 2l। ठीक है, तो ये आ गया वर्क डन। ठीक है, क्या हम L ये लेंथ है, L इंटू एक्स को एरिया कह सकते हैं? L इंटू एक्स एरिया नहीं है इसका, जो एरिया हमने फॉर्म किया है, जितनी सरफेस फिल्म का एरिया फॉर्म किया है वो L इंटू एक्स नहीं है ना। तो मैं पूरे 2lx को ही चेंज इन एरिया कह दूंगा यहाँ पे। वंस अगेन डबल कहने का रीजन है टू फ्री सरफेसेस। Lx इज द एरिया जो मुझे विजिबल है, यहाँ पे दिख रहा है ना Lx एरिया। अबे L इंटू एक्स
मैंने इतनी फिल्म ही तो फॉर्म की है, यहाँ तो पहले से ही था यार, उठा के मैं यहाँ ले आया, तो मैंने कितनी फिल्म फॉर्म की, L into x एरिया। अगर तुम एरिया ऑफ फिल्म देखोगे सरफेस का तो L into x होना चाहिए ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन फिर वही बात है, डबल फ्री सरफेस है, टू फ्री सरफेस है, इधर से भी L into x एरिया बना, दूसरी साइड में भी तो L into x एरिया बना, है ना। तो कहने का मतलब ये है, हमने इस डेरिवेशन में पर्टिकुलरली लेंथ को भी डबल लेना है और एरिया को भी डबल कह के चेंज इन एरिया कहना है। 2Lx को ही कहेंगे चेंज इन एरिया, बिकॉज देयर आर टू फ्री सरफेसेस। कहने का मतलब अगर हम ये काम नहीं भी करते तो भी मेरा डेरिवेशन तो गलत नहीं होता, रिजल्ट आ जाता, बट वो कॉन्सेप्चुअली थोड़ा गलत होता, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए टू फ्री सरफेस का चक्कर क्या होता है। समझ आ गया? 2Lx क्यों ले रहा हूँ चेंज इन एरिया? 2Lx को ही हम चेंज इन एरिया ले रहे हैं। वंस अगेन द रीजन इज सेम, देयर आर टू फ्री सरफेसेस। फ्री सरफेस समझ में आया क्या 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 बात हो रही है? ठीक है। और सरफेस एनर्जी हम बोलेंगे बाय डेफिनेशन सरफेस एनर्जी तो वर्क डन पर यूनिट एरिया होती है। सरफेस एनर्जी तो वर्क डन पर यूनिट एरिया होती है। वर्क डन का मतलब है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, और तुम कह रहे हो पर यूनिट एरिया, ये तो डेल्टा डेल्टा कट जाएगा। तो हमें एक और बात पता चली इससे, सारी कहानी करके हमें ये पता चला कि न्यूमेरिकली सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन इक्वल ही होते हैं। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, सिग्निफिकेंस अलग होता है इनका, बट न्यूमेरिकली दे आर